आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1897 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक हमने फॉर्मेट बना रखा है, जिसके तहत ही हम सीरियल वाइज से एक एक करके पढ़ेंगे। फॉर्मेट के अनुसार पहले हम इस स्वतंत्रता संघर्ष का परिचय देंगे, उसके बाद पृष्ठभूमि देंगे तथा उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ एवं विस्तार के बारे में जानेंगे तथा स्वतंत्रता संघर्ष का कारण में हम तत्कालिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण एवं प्रशासनिक एवं सैनिक कारण के बारे में जानेंगे एवं उसके बाद हम संघर्ष का घटनाक्रम एवं कंपनी का रिस्पांस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम संघर्ष का असफलता के बारे का कारण भी जानेंगे। उसके बाद फिर हम संघर्ष का स्वरूप के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम संघर्ष का परिणाम जानेंगे। फिर हम उसके बाद हम ब्रिटिश दृष्टिकोण में परिवर्तन को भी जानेंगे। उसके बाद हम कुछ इंग्लिश में हमने टॉपिक में से निकाल रखा है, वो है आफ्टरमैथ ऑफ द रिवेलियन, अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के बाद की स्थिति के बारे में जानेंगे। उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट के बारे में जानेंगे। उसके बाद लेटर वायसराय जो बने उनके बारे में हम जानेंगे। अब हम आज के इस टॉपिक में परिचय से प्रारंभ करते हैं, जिसमें बताया गया है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष ब्रिटिश शासन से भारतीय जनता की मुक्ति के लिए इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जाना जाता है। इस संघर्ष ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और कई बार तो ऐसा लगने लगा कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाएगा। यह संघर्ष शीघ्र ही भारत के बड़े भाग में फैल गया और इस आंदोलन को अपार जन समर्थन भी प्राप्त हुआ। ब्रिटिश इतिहासकार इसे कमतर आंकते हुए सिपाही विद्रोह तक ही सीमित करना चाहते हैं और इसे सिपाही विद्रोह का दर्जा देते हैं, जबकि भारतीय इतिहासकार इसकी महत्ता को समझते हुए इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में मानते हैं। अब हम इस टॉपिक की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। पृष्ठभूमि के अंतर्गत 1856 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की संपूर्ण भूभाग पर अपना अधिकार समझना शुरू कर चुके थे, क्योंकि 1857 से लेकर 1856 के मध्य पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध आंदोलन हुआ। कुछ जो महत्वपूर्ण आंदोलन है उनका नाम और उसके बारे में भी हम बताएंगे, जिसमें प्रथम सन्यासी विद्रोह 1770 ऑनवर्ड्स है। दूसरे पर वेलोर विद्रोह की तारीख हम देखते हैं 1806 ईस्वी है, तथा मुंडा विद्रोह जो कि 1820 से 1821 एवं 1831 तक मानी जाती है। यहाँ पर जो बिरसा मुंडा विद्रोह की बात होती है वो 1857 क्रांति के बाद की होती है। यहाँ केवल ये मुंडा आदिवासी ही विद्रोह करते हैं। उसके बाद हम संथाल विद्रोह के बारे में जानेंगे और पांचवें और अंतिम में अन्य राजा एवं सैनिक जो छिटपुट विद्रोह करते थे उनके बारे में हम जानेंगे। अब हम
सन्यासी विद्रोह के बारे में जानेंगे, जिसमें सन्यासी विद्रोह में बताया गया है कि 1770 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार द्वारा तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे सन्यासी लोग क्षुब्ध हो गए थे। वारेन हेस्टिंग अपने लंबे अभियान के बाद सन्यासी विद्रोह को दबाने में सफल हुआ। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है। 1896 में M.A. सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पहली बार वंदे मातरम गीत गाया था। सन्यासी विद्रोह में भाग लेने वाले सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। 1768 में अकाल तथा भूमि कर बढ़ा देने के फलस्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकटों के कारण मिदनापुर जिले में आदिम जाति के चुआर लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हथियार भी उठाए थे। अब हम दूसरे वेल्लोर विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि 1806 ईस्वी में लड़ा गया था। इससे हम अभी अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद नहीं कर रहे हैं, इससे अंग्रेजी में ही आपको बताना चाह रहे हैं। यह विद्रोह या संघर्ष 10 जुलाई 1806 को हुआ था तथा यह इंडियन सिपोय अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी predating the Indian rebellion of 1857 by half a century. The revolt, which took place in the South Indian city of Vellore, was brief, lasting only one full day, but brutal as mutineers broke into the Vellore fort and killed and wounded 200 British troops before they were subdued by reinforcement from nearby Aircourt. Summary executions of about 100 mutineers took place during the suppression of the outbreak, followed by the formal court martial of smaller numbers. The immediate causes of mutiny revolved mainly around resentment felt towards changes in the sepoy dress code introduced in November 1805. Hindus were prohibited from wearing religious marks on their foreheads, and Muslims were required to shave their beards and trim their mustache. The new headdress included a leather cockade and was intended to replace the existing turbans. This measure offended the sensibilities of both Hindu and Muslim sepoy. अब हम मुंडा विद्रोह, जो कि 1820-21 में लड़ा गया था, के बारे में जानेंगे। 1820-22 तथा 1831 में छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। 1831 में कोलों ने उस समय विद्रोह किया जब उनकी भूमि मुखिया मुंडों से छीनकर मुस्लिम कृषकों तथा सिखों को दे दी गई। यह विद्रोह रांची, सेबुम, हजारीबाग, पलामू तथा मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। राजमहल जिले के संथाल लोगों ने भूमि कर अधिकारियों के हाथों
दुर्व्यवहार, पुलिस द्वारा दमन तथा जमींदारों और साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध विद्रोह किए। संथाल विद्रोह के अब हम संथाल विद्रोह के बारे में जानेंगे। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। संथाल लोगों ने सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। कंपनी ने 1856 में एक पृथक संथाल परगना बनाकर विद्रोह को शांत किया। अब हम अन्य राजा एवं सैनिक विद्रोह के बारे में भी जानेंगे जो कि वहाँ घटित हुआ है। इसमें पहला आता है, असम के अहम अभिजात वर्ग के लोगों ने कंपनी की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1828 में अहम लोगों ने गंधर कुंवर को अपना राजा घोषित किया तथा रंगपुर पर चढ़ाई की योजना बनाई। 1830 में कंपनी ने शांतिमय नीति अपनाकर विद्रोह को शांत किया। कंपनी द्वारा जैंतिया तथा गारो पहाड़ियों पर अधिकार कर लेने से यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह के नेता राजा तीरथ सिंह थे। पश्चिमी भारत में कृषि संबंधी कठिनाइयाँ तथा अन्य कारणों से 1812 से 1819 के मध्य लोगों ने विद्रोह किया। बाद में 1825 तथा 1846 में यहाँ पर पुनः विद्रोह हुआ। 1844 के पश्चात कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन होने के कारण लोगों ने विद्रोह किया। 1794 में विजयनगरम के राजा को कंपनी ने अपनी सेना भंग करने को कहा तथा 30 लाख रुपए देने के लिए विवश किया। राजा द्वारा इस बात को अस्वीकार करने पर उसकी जागीर जब्त कर ली गई। ब्रिटिश शासन के इस व्यवहार से असंतुष्ट होकर राजा ने विद्रोह किया। डिंडीगुल तथा मालाबार के पोलीगर लोगों ने अंग्रेज प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह किया। 1805 में अंग्रेजी प्रशासन के धूर्ततापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध त्रावणकोर के राजा दीवान वेलु थम्पी ने विद्रोह किया। 1805 में वेलेजली ने महाराजा त्रावणकोर को सहायक संधि करने पर विवश किया था। अंग्रेजों पर रायबरेली के सैयद अहमद 1786 से 1831 द्वारा चलाए गए वहाबी आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख राज्य को समाप्त कर दिया, जिससे अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध वहाबियों में रोष उत्पन्न हुआ। 1764 में बक्सर युद्ध के समय हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में लड़ रही ब्रिटिश सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से मिल गए। ब्रिटिश सिपाहियों के इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी गई। 1806 में वेलोर के कुछ भारतीय सैनिक ने अंग्रेज द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर मैसूर राजा का झंडा फहराया। 1842 में बर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाहियों ने उचित भत्ता न मिलने के कारण भी विद्रोह किया। 1825 में असम के तोपखाने में विद्रोह हुआ। 1844 में 34वीं NI तथा 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध के अन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया। 1849-50 में पंजाब में स्थित गोविंदगढ़ के एक रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। तथा हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पनप रहे इस असंतोष का प्रभाव शासक वर्ग को हो चुका था। इसलिए कैनिंग ने यह आशंका व्यक्त की थी कि हमें यह कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत इस शांत आकाश में एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य के हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में विस्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है।
अब यहाँ पर इन आंदोलनों के जिक्र के बाद हम देखते हैं, क्योंकि आंदोलनों से पता चलता कि व्यवस्थित ढंग से भारतीयों का अंग्रेज शोषण कर रहे थे, देसी रजवाड़ों पर भी अधिकार करके उसे राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया था। परंपरागत भारतीय लोगों के रीति रिवाज में भी अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया जाना शुरू हो चुका था। भारत का कोई ऐसा समूह नहीं जिसका शोषण अंग्रेजों द्वारा न किया गया हो। इस कारण से भारतीयों में इनके प्रति नफरत बढ़ने लगी थी। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में स्वतंत्रता संघर्ष 1857 हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ एवं विस्तार कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें बताया गया है कि चर्बी वाले कारतूसों की खबर मेरठ में शीघ्र ही पहुंच गई। मई 1857 में मेरठ में 85 सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। सैनिकों को दंडित किया गया, किंतु 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20वीं NI तथा 3 NC की पैदल टुकड़ी ने खुला विद्रोह कर दिया। अजीमुल्ला ने बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मार्च 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया। विद्रोह 10 मई रविवार को शाम 5 और 6 बजे के मध्य आरंभ हुआ था। विद्रोहियों ने अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इस समय जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को पुनः दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के दौरान कंपनी का राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर मारा गया। विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार के दौरान लेफ्टिनेंट विलोबी, जो दिल्ली में शस्त्रागार का कार्यवाहक था, ने कुछ प्रतिरोध किया परंतु पराजित हुआ। दिल्ली में प्रतीक रूप में कहने को विद्रोह के नेता सम्राट बहादुर शाह थे, किंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था, जिसके प्रमुख जनरल बख्त खान बहादुर खां थे। इन्होंने ही बरेली में सैनिक का नेतृत्व किया था तथा इनको दिल्ली ले आए थे। बरेली रुहेलखंड में खान बहादुर खां मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन चला रहे थे। दिल्ली में विद्रोह की सफलता ने उत्तर और मध्य भारत के कई भागों में सनसनी फैला दी। दिल्ली के बाद कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर, बिहार, झांसी, अलीगढ़, रुहेलखंड, इलाहाबाद तथा ग्वालियर में भी विद्रोह हुए। लखनऊ में विद्रोह अब हम देखेंगे कि कैसे स्वतंत्रता संघर्ष का कारण में हम तत्कालिक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण के बारे में जानेंगे, जिसमें और प्रशासनिक एवं सैनिक कारण के बारे में भी जानेंगे, जिसमें बताया गया है कि कैसे। सबसे पहले हम तत्कालिक कारण के बारे में जानेंगे।
यहाँ पर बताया गया है कि चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण माना जाता है। कैनिंग की सरकार ने 1 जनवरी 1857 से सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। इसमें कारतूस लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था, क्योंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी हुई थी। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क गए। इस नवीन राइफल के प्रयोग का परीक्षण सर्वप्रथम डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। जनवरी 1857 में चर्बी वाले कारतूस की खबर बंगाल सेना में फैलना आरंभ हो गई। इस खबर से बैरकपुर में बंगाल सेना की 34वीं एनआई टुकड़ी में सबसे अधिक अशांति फैली। बैरकपुर छावनी कलकत्ता से 5 मील दूर थी। बंगाल सेना की 34वीं एनआईए टुकड़ी की कुछ कंपनियां फरवरी 1857 में बहरामपुर पहुंची और 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में 19वीं एनआईए के सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। कैनिंग ने इस पूरी टुकड़ी को भंग कर दिया। बहरामपुर कलकत्ता से 120 मील दूर पर स्थित था। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी। बैरकपुर छावनी के 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अधिकारियों सार्जेंट शूरसन को गोली मारी तथा लेफ्टिनेंट बाग को की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे उग्र उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर अलबलिया जिले का रहने वाले थे। वो बंगाल में स्थित बैरकपुर छावनी की 34वीं एनआई रेजिमेंट के जवान थे। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तथा 34वीं एनआई रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। इतिहासकार सुंदरलाल के अनुसार इस राष्ट्रीय प्रयत्न की तह में उतनी ही गहरी योजना और उतना ही व्यापक और गुप्त संगठन था। जहां तक मालूम हो सकता है, इस विशाल योजना का सूत्रपात कानपुर के समीप बित्तूर या फिर लंदन में हुआ था। अब हम सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों के बारे में जानेंगे। राजनीतिक कारण के अनुसार भारत को अपने आदर्श उपनिवेश के रूप में विकसित करने के लिए अंग्रेज ने एक लंबे समय से सुनियोजित योजना बनाई थी, जिसे लॉर्ड वेलेस्ली एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स की नीति के अंतर्गत सभी प्रकार की आचार संहिताओं का उल्लंघन कर अनेक भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा कुशासन एवं युद्ध द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। पंजाब, पेगू, सिक्किम आदि के युद्धों द्वारा सतारा, जयपुर, संबलपुर, बगहट, झांसी, नागपुर आदि को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अवध जैसे मित्र राज्यों को भी कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट के साथ भी दुर्व्यवहार किया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अंग्रेजों का पेंशनर था, जिसका अधिकार क्षेत्र लाल किले तक सीमित। अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी को लाल किला त्यागना होगा, साथ ही उसे बादशाह की उपाधि से भी वंचित कर दिया जाएगा। इस घोषणा से न केवल मुसलमानों की भावनाओं गंभीर रूप से आहत हुई, अपितु भारत के अन्य देशी नरेश भी अपने भविष्य के संबंध में अत्यंत चिंतित हो गए। दूसरी ओर अंग्रेजों ने महान पेशवा के उत्तराधिकारी एवं दत्तक पुत्र नाना साहब
की पेंशन इस आधार पर रोक दी कि यह पेंशन 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की व्यक्तिगत पेंशन के रूप में दी गई थी, न कि वंशानुगत रूप में। जबकि नाना एवं उनके वकीलों का यह कहना था कि पेंशन को अपने अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दी गई थी। नाना साहब के संबंध में सभी अपीलें अस्वीकार कर दी गई। लॉर्ड डलहौजी का सबसे बड़ा अनैतिक कदम 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया जाना था। प्रारंभ से ही अवध अंग्रेजों का मित्र राज्य था, जिसने अनेक कठिन अवसरों पर अंग्रेजों को सहयोग दिया था। दूसरी ओर डलहौजी की दत्तक पुत्र गोद लेने की प्रथा की नीति के संबंध के आधार पर भी अवध का विलय नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उत्तराधिकारी उसका स्वयं का बेटा था। डलहौजी अवध का अधिग्रहण करने के लिए कटिबद्ध था, इसलिए उसने खराब शासन व्यवस्था कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश में मिला लिया। अब हम प्रशासनिक कारण के बारे में जानेंगे। अंग्रेजों ने भारत में औपनिवेशिक प्रशासनिक व्यवस्था का विकास किया। अंग्रेजों की इस प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीय अभिजात्य वर्ग को अपने पूर्ण सम्मान एवं शक्ति से वंचित होना पड़ा, क्योंकि अब उच्च प्रशासनिक पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित हो गए। कॉर्नवालिस के समय से ही जमींदारों के प्रशासनिक अधिकार कम किए जा रहे थे। कानून एवं व्यवस्था, न्याय आदि के लिए अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए जाने लगे। बैटिक के समय अंग्रेजों को राजकीय भाषा बना लिया गया, जिससे स्वाभाविक रूप से फारसी जानने वाले वर्ग के लिए प्रशासनिक सेवा में जाना कठिन हो गया। यद्यपि कॉर्नवालिस ने अंग्रेज शासक वर्ग एवं आम जनता के बीच एक अंग्रेज समर्थक जमींदार वर्ग स्थापित कर दिया था, किंतु सर्वोच्च सत्ता के सिद्धांत एवं साम्राज्यवाद के चलते अंग्रेज ने अनेक क्षेत्रों में जमींदारों के पद, प्रतिष्ठा, अधिकार क्षेत्र आदि को समाप्त करने का प्रयास किया। 1852 में डलहौजी ने एक इनाम कमीशन नियुक्त किया, जिसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया। इससे भूस्वामी वर्ग भी निर्धन बन गया। अवध के कमिश्नर ने यहाँ के तालुकदारों, जमींदारों के भूमि संबंधी अधिकारों की जांच कर उनके अधिकार को अत्यंत सीमित कर दिया। अब हम आर्थिक कारण के बारे में जानेंगे। अंग्रेजों ने अपने भारतीय साम्राज्य को औपनिवेशिक व्यवस्था के रूप में विकसित कर दिया। उनकी आर्थिक नीतियां ब्रिटेन के उद्योगपति एवं पूंजीपति वर्ग के हितों के अनुसार निर्धारित होने लगी। अंग्रेजों द्वारा विकसित भू राजस्व व्यवस्थाओं में उपयोगितावाद एवं रिकार्डो का लगान सिद्धांत लागू किया गया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने तालुकदारों, जमींदारों से लगान एकत्रित करने की व्यवस्था की, किंतु लॉर्ड हेस्टिंग की मराठा और गोरखा विजय के उपरांत अंग्रेजों को जमींदारों को उपयोगिता कम लगने लगी। उन्होंने तालुकदारों को प्रतिष्ठा, शांति एवं अन्य अधिकारों को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। अनेक बार उन्हें उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, किंतु इन तालुकदारों की अपने क्षेत्र में काफी प्रतिष्ठा होती थी। अवध क्षेत्र में इन असंतुष्ट तालुकदारों ने 1857 के इस विद्रोह में बढ़ चढ़ कर भाग गया और कृषक भी इस विद्रोह में तन्मयता से सम्मिलित हो गए। सरकार ने वस्तुतः जिस जमींदार वर्ग को नए सामाजिक वर्ग के रूप में उभारा, वह दूरवासी जमींदार वर्ग बन गया। इस वर्ग को कृषकों द्वारा सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता था, क्योंकि कृषक इन दूरवासी जमींदारों को भूमि पर कब्जा करने वाला वर्ग मानते थे। मध्य भारत में भी अनेक छोटे जमींदार भूमि से बेदखल कर दिए गए। इन जमींदारों ने विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाई। इसी प्रकार कृषक वर्ग में भी ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के चलते व्यापक असंतोष था। उनसे ब्रिटिश समर्थक जमींदार द्वारा अधिकाधिक लगान लिया जाता था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के चलते भारत की कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। अंग्रेजों ने भारत
को सस्ते मशीनी कपड़े के बाजार के रूप में विकसित किया, जिससे किसानों द्वारा किए जाने वाले कताई बुनाई का काम समाप्त हो गया था। इससे कृषकों के जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण के अनुसार अंग्रेज लोग भारत में यद्यपि व्हाइट मैन्स बर्डन के सिद्धांत के अंतर्गत तथाकथित रूप से भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आने वाले बताते थे, किंतु उनके उपनिवेशवाद में प्रजातंत्रीय नस्लवाद की धारणा अत्यधिक हावी थी। अंग्रेजों ने प्रजातीय आधार पर सदैव स्वयं को उच्च माना और भारतीयों को उन्होंने भारतीय समाज में कभी भी घुलने मिलने का प्रयास नहीं किया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेज भारतीय संस्कृति को आदर के भाव से देखते थे। भारतीय मुगल सम्राट को ग्रेट मुगल्स कहा करते थे, किंतु जैसे जैसे वे भारत में भू क्षेत्र जीतते गए उनके विचार और उच्चता का भाव जो था, वे भारतीयों के प्रति घृणा भाव करने लगे, उन्हें असभ्य, झूठा, अंधविश्वासी मानने लगे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप में मानवतावादी आंदोलन प्रसार होने लगा था। वे भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को प्रबुद्ध भारतीयों की सहायता से समाप्त करने का प्रयत्न करने लगे। बैटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसी प्रकार लॉर्ड कैनिंग ने 1855 में विधवा विवाह कानून पारित किया। यद्यपि सामाजिक सुधार को दिशा में उठाए गए कदम प्रगतिशील थे, इसलिए इन कारणों से विद्रोह का उठना संभव नहीं था, किंतु 19वीं शताब्दी के अंग्रेज इतिहासकार ने जानबूझकर इस विद्रोह को अंग्रेजों के मानवतावादी एवं प्रबुद्ध नीतियों की प्रतिक्रिया बताया। उन्हें समाज संबंधी अध्ययनों को इस तरह से प्रस्तुत किया ताकि भारतीयों को परंपरावादी अनपढ़ सिद्ध किया जा सके। सामाजिक कारणों का सरोकार सुधारों से संबंधित उतना नहीं था जितना धर्म प्रचारकों एवं नस्लवादी भेद से था। 1813 के उपरांत मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई। वे मिशनरियां देसी भाषाओं में धर्म का प्रचार करने लगी। उन्होंने अपनी पाठ्य सामग्री भी देसी भाषाओं प्रकाशित कर उसे जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए अनेकों प्रलोभन दिए जाते थे। सेना, जेलों आदि में भी मिशनरियों का प्रभाव बढ़ गया। इन सब कारणों से भारत की धर्मपरायण जनता को अपना धर्म संकट में लगा। 1850 में अंग्रेज कंपनी ने ईसाई बनने वाले भारतीयों को प्रलोभन देने के लिए 1850 में रिलीजियम डिसएबिलिटीज एक्ट पारित किया। इसके अनुसार कोई भी ईसाई बना व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अब हम सैनिक कारण के बारे में जानेंगे। 1857 के विद्रोह के सैन्य कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तु सैनिक भी समाज का एक एवं व्यवस्था के अंग थे, इसलिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों के प्रभाव उन पर भी पड़ा। सिपाही अक्सर शिकायत करते थे कि साहब के रईसों और घसियारों को उनसे अधिक वेतन मिलता है। नौसिखिए अंग्रेज अधिकारी उन भारतीय अफसर को खुलेआम गालियां देते थे। उनके बाल अंग्रेजी की सेवा में ही सफेद हो गए थे। भारतीय सिपाही बड़ा अफसर नहीं बन सकता था। कुछ भाग्यशाली सिपाही ही बहुत लंबे समय तक सेवा करने के उपरांत सूबेदार के पद पर पहुंच सकते थे। अंग्रेजों द्वारा अधिकांशतः तोपखाने अपने ही नियंत्रण में रखा जाता था। भारतीय सैनिकों के साथ धार्मिक आधार पर भी द्वेष रखा जाता था। सेना में पादरी भारतीय सैनिकों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित करते थे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार समुद्र पार की यात्रा करना प्रतिबंधित था। इसी कारण 1824 में बैरकपुर के सैनिकों ने समुद्र पार बर्मा अभियान में जाना अस्वीकार कर दिया। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ब्रिटिश बंगाली सेना में
60% से अधिक सैनिक संयुक्त प्रांत के होते थे। इनमें से भी अधिकांश ब्राह्मण एवं राजपूत जैसे उच्च जातियों से होते थे। इस कारण अवध में होने वाली घटनाओं एवं धार्मिक हस्तक्षेप का भी सैनिक सदैव विरोध करते रहते थे। 1806 में भारतीय सैनिक ने इनके धार्मिक एवं सामाजिक मामलों के हस्तक्षेप के चलते वेल्लोर में स्थित में विद्रोह 1824 में प्रथम बर्मा युद्ध के समय 47वीं पैदल सेना की टुकड़ी ने पर्याप्त भत्ते के बिना एवं धार्मिक कारणों के समुद्र पार बर्मा जाने इसके आदेश के विरुद्ध विद्रोह। परिणाम स्वरूप पूरी बटालियन भंग कर दी गई। 1838 में सोलापुर में स्थित एक भारतीय सैनिक टुकड़ी ने पूरा भत्ता न मिलने पर विद्रोह किया। फरवरी 1842 में 44वीं रेजिमेंट में विद्रोह। 1844 में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री एवं 64वीं रेजिमेंट ने पर्याप्त भत्ता न मिलने के विरोध में सिंध जाने से मना कर दिया। 1849-50 कंपनी की गोविंदगढ़ पंजाब स्थित सेना का विद्रोह आदि भी देखते हैं। 1856 में भारत के नए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने जनरल सर्विस एनलिस्टिगेट एक्ट पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि भविष्य में भर्ती होने वाले सैनिकों को समुद्र पार एवं जहाँ भी ब्रिटिश सरकार को आवश्यकता है कार्य करना पड़ेगा। यद्यपि यह अधिनियम नए सैनिकों पर लागू होना था, पुराने सैनिकों पर नहीं लागू, किंतु भारतीय सैनिकों ने व्यवहारिक रूप से यह भी देखा था कि जो भारतीय सैनिक अफगान युद्धों में गए थे उन्हें बाद में उनकी जाति के लोगों ने बहिष्कृत कर दिया। इस कारण इस एक्ट के चलते भारतीय सैनिकों में अत्यंत रोष था। ऐसी परिस्थिति में चर्बी वाले कारतूस के कारण सैनिक में रोष होने लगा। यह अफवाह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफल में प्रयोग होने वाली कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी कागज है जिसे दांत से काटना पड़ता था। प्रारंभ में सैनिक अधिकारियों ने इस बात का खंडन किया, किंतु जब विरोध के चलते इसकी जांच हुई तो यह बात सत्य पाई गई कि सरकार ने यद्यपि चर्बी के प्रयोग को बंद करने के आदेश दे दिए, फिर भी लोग यह मानने लगे कि अंग्रेज निश्चित रूप से उनके धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे। अब हम देखेंगे कैसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का घटनाक्रम एवं कंपनी का रिस्पॉन्स रहा। उसके अनुसार हम देखेंगे कि बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। 26 फरवरी 1857 को मुर्शिदाबाद के समीप बैरकपुर में नेटिव इन्फेंट्री ने नई राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को 34वीं बटालियन के एक ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे ने अकेले ही विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उसने अपने दो सैनिक अधिकारियों बाग एवं हर्सन पर हमला कर दिया। लेफ्टिनेंट बाग घटनास्थल पर ही मारा गया, जबकि हसन घायल होकर भाग निकला। उसको सैन्य टुकड़ियों के साथियों ने उसके विद्रोह में भाग नहीं लिया, यद्यपि उन्होंने अंग्रेज अफसरों को बचाने का प्रयास भी नहीं किया। मंगल पांडे द्वारा स्वयं अपनी बंदूक का प्रयोग करते हुए ही आत्महत्या का प्रयास किया, किंतु उसकी टुकड़ी को बर्खास्त कर दिया गया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को मृत्यु दंड दे दिया गया। इस घटना की सूचना धीरे धीरे लखनऊ, अंबाला, मेरठ आदि कैंटों में पहुंची। यहाँ के सैनिकों ने भी अपना विरोध प्रकट किया। 24 अप्रैल को मेरठ स्थित तीसरी घुड़सवार सेना ने इस राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया। फलस्वरूप कर्नल जॉर्ज माइकल स्मिथ ने 85 सैनिक को बेड़ियां पहनाकर बंदी बना लिया। इसका उद्देश्य अन्य सैनिकों को भयभीत करना था, किंतु इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। अपने साथियों के अपमान एवं बंदी बना लिए जाने से इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने जेलों में घुसकर अपने साथियों को मुक्त करा लिया। बाद में जहां भी अंग्रेज मिले उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके पश्चात सैनिक दिल्ली की ओर आगे बढ़ने लगे। मेरठ स्थित यूरोपीय सैनिक इन विद्रोही भारतीय सैनिकों को दिल्ली की ओर आगे बढ़ने से रोक नहीं पाए।
11 मई 1857 को 2000 भारतीय सैनिकों ने लाल किले पर अधिकार कर लिया एवं मुगल सम्राट बहादुर शाह की जय जय जयकार हो की तथा उससे विद्रोह का संचालन करने की प्रार्थना की। बादशाह बेगम जीनत महल अंग्रेजों से संपर्क रख रहे थे, किंतु अंततः बहादुर शाह ने नेतृत्व स्वीकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने एक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की, जिसमें 6 सैनिक 4 गैर सैनिक सदस्य सम्मिलित किए गए। इस परिवार के निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। इस परिषद ने पहले मिर्जा मुगल को और बाद में बरेली के बख्त खां को प्रधान सेनापति बनाया। दिल्ली मेरठ की घटना के उपरांत मेरठ एवं उसके आसपास के क्षेत्रों, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में एवं हरियाणा के गुड़गांव, पलवल, रेवाड़ी आदि क्षेत्रों में किसानों के विद्रोह प्रारंभ हो गए। विद्रोह शीघ्र ही उत्तर भारत एवं मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में फैलने लगे। इसके मुख्य केंद्र लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, झांसी, बनारस, आरा आदि क्षेत्र रहे। दिल्ली पर भारतीयों का अधिकार हो जाने से अंग्रेज अत्यंत चिंतित हो उठे। परिणाम स्वरूप अंग्रेज पंजाब से दिल्ली पर पुनः आक्रमण के लिए सेना बुला ली गई। लॉर्ड कैनिंग ने शिमला स्थित अपने प्रधान सेनापति एंसन को दिल्ली जाने का आदेश दिया, किंतु मार्ग में ही हैजे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर हेनरी वर्नार्ड को सेनापति बनाया गया। अंग्रेजों ने दिल्लीवासियों से निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया। बहादुर शाह के बंदी होने के उपरांत सभी क्रांतिकारियों का उत्साह भंग हो गया। इस सैन्य आक्रमण में एक प्रमुख सैन्य अधिकारी जॉन निल्सन को दिल्ली गेट के निकट मृत्यु हो गई। 20 सितंबर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। एक अन्य सैनिक अधिकारी विलियम हडसन ने हुमायूं के मकबरे में आश्रय लिए बहादुर शाह जफर से इस शर्त पर आत्मसमर्पण करवा लिया कि उसे जीवन दान दे दिया जाएगा। 22 सितंबर को हडसन ने बादशाह को 3 पुत्रों मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज, सुल्तान मिर्जा अबू बकर की हत्या कर दी। मुगल सम्राट बहादुर शाह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। अब हम एक एक राज्य में भी विद्रोह के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अवध में हुए विद्रोह के बारे में जानेंगे। दिल्ली के उपरांत 1857 के विद्रोह का सबसे भीषण रूप अवध में दिखाई दिया। डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण करने के उपरांत वहां के पदस्थ नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया था। अवध को आम जनता का मानना था कि उनका नवाब अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का शिकार हुआ है। मेरठ एवं दिल्ली के विद्रोह की खबर सुनकर अवध के तलकदारों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 30 मई 1857 को अवध में विद्रोह प्रारंभ हो गया। हेनरी लॉरेंस एवं उनके साथियों ने लखनऊ पर नियंत्रण करने का भारी प्रयास किया, किंतु वे सफल न हो सके। जिस प्रकार मेरठ एवं दिल्ली की घटनाओं के उपरांत आसपास के क्षेत्र में किसानों के विद्रोह होने लगे थे, उसी प्रकार लखनऊ के विद्रोह की खबर सुनकर उसके आसपास के क्षेत्रों सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर आदि के किसानों द्वारा भी विद्रोह किया जाने लगा। 30 जून को चिन्हट के युद्ध में अंग्रेज विद्रोहियों से पराजित हुए। परिणामस्वरूप अवध के चीफ कमिश्नर ने यूरोपवासियों के साथ भागकर रेजिडेंसी में शरण ले ली। भारतीय सैनिक ने रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। अवध के चारों ओर भारी विद्रोह होने के कारण कंपनी सरकार को अवध में सेना भेजना कठिन हो गया। 4 जुलाई की एक भीषण विस्फोट के कारण हेनरी लॉरेंस की रेजिडेंसी के निकट मृत्यु हो गई। अंग्रेज भी वीरता के साथ विरोधियों के साथ लड़ते रहे। अगस्त के प्रथम सप्ताह में वाजिद अली शाह के पुत्र बिजारिश कादिर को नवाब का वली घोषित कर दिया गया। नए प्रशासन में हिंदू एवं मुसलमान दोनों को बड़े बड़े ओहदों पर नियुक्त किया गया। अवध में मुगल सम्राट के अधीन स्वयं को मान लिया। इसी बीच आउटम एवं हैवलॉक के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना
कानपुर से लखनऊ की ओर अग्रसर हुई, किंतु इस सेना के प्रारंभिक प्रयास असफल रहे। इस अभियान में जनरल हेनरी हैवलॉक की मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सेना का नवंबर 1857 में मुख्य सेनापति कालिन कैंपबेल को बनाया गया। उसने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 को लखनऊ पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब एवं तात्या टोपे द्वारा किया गया। नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। 27 जून को कानपुर कैंट के अंग्रेज कमांडर जनरल मैसी वेलर ने आत्मसमर्पण कर दिया। सर कार्लिन कैंपबेल ने दिसंबर 1857 को कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। नाना साहब भागकर नेपाल चले गए, जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि तात्या टोपे भागकर झांसी चले गए। अब हम झांसी के बारे में जानेंगे। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इतिहास प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। लक्ष्मीबाई मीरोपंत तांपे की पुत्री थी। वो प्रारंभ से ही स्वाभिमानी थी। 1857 में उसके नेतृत्व में झांसी में विद्रोह हो गया। उनकी सहायता के लिए कानपुर के पतन के पश्चात तात्या टोपे भी झांसी पहुंच गए। अंग्रेज सैनिक कमांडर सर सूरज ने झांसी की ओर अभियान किया। लक्ष्मीबाई एवं अंग्रेज के बीच 8 दिन तक भीषण युद्ध चलता रहा। अंततः रानी पराजित हो गई। अंग्रेज कुछ देशद्रोहियों की सहायता से किले में प्रवेश कर गए। रानी लक्ष्मीबाई झांसी को पार कर कालपी पहुंची, जहां तात्या टोपे उनके साथ थे। रानी ने ग्वालियर की ओर अभियान कर उसके दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यहाँ रानी को पराजित करना आसान हो गया, किंतु फिरोज भी अत्यंत साहसी सेना नायक था। वह अपनी सेना लेकर ग्वालियर की ओर बढ़ा और रानी को चारों ओर से घेर लिया। अंत में रानी ने दुर्ग की दीवारों के पास वीरगति प्राप्त की। तात्या टोपे बचकर निकल भागने में सफल हुए, किंतु अप्रैल 1859 में सिंधिया के एक सामंत मानसिंह की सहायता से उन्हें पकड़ लिया गया और अंत में उन्हें फांसी दे दी गई। अब हम बरेली के बारे में जानेंगे। बरेली में खान बहादुर खान ने स्वयं को नवाब घोषित किया। अंग्रेजी सेना लखनऊ पर नियंत्रण करने के उपरांत कालिन कैंपबेल के नेतृत्व में रुहेलखंड पहुंची और बरेली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। मौलवी का समर्थन बेगम हजरत महल एवं मुगल परिवार के सदस्य फिरोज शाह द्वारा भी किया गया, किंतु अंततः कालिन कैंपबेल की सेना ने मौलवी अहमदुल्ला को पराजित कर दिया। पोवाया पूर्णिया के जमींदार ने अंग्रेजों के द्वारा दिए गए प्रलोभन के कारण मौलवी को गिरफ्तार करवा दिया। मौलवी को मृत्युदंड दिए जाने के उपरांत अवध एवं रुहेलखंड में विद्रोह शिथिल हो गया। अब हम बिहार के विद्रोह के बारे में जानेंगे। बिहार के आरा क्षेत्र में इस विद्रोह का नेतृत्व आरा के 82 वर्षीय जमींदार कुंवर सिंह द्वारा किया गया, जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के 2000 तालुकदारों का समर्थन प्राप्त था। इस क्षेत्र का अपना एक अत्यंत सामरिक महत्व था, क्योंकि यदि इस क्षेत्र पर भारतीय का नियंत्रण हो जाता तो बंगाल की कोई भी सेना लखनऊ और दिल्ली की ओर न बढ़ पाती। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के उपरांत आजमगढ़ है, वर्तमान उत्तर प्रदेश का जिला के निकट अतरौलिया नामक स्थान पर डेरा जमाया। अतरौलिया में उन्होंने अंग्रेजों की सेना को बुरी तरह पराजित किया। आजमगढ़ में इस बुढ़े शेर की सेना के साथ अवध के सैनिक भी मिल गए। अंग्रेज सेनानायक डेम्स एवं मार्ग, जिन्हें कुंवर सिंह पराजित कर चुके थे, की सहायता के लिए लागढ़ एवं डगलस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आ गई। बाद में कुंवर सिंह अपने रियासत जगदीशपुर की ओर पलायन कर गए। लीग्रैंड के नेतृत्व में अंग्रेज सेना बड़ी कठिनाई से कुंवर सिंह को पराजित कर सकी। कुंवर सिंह के उपरांत उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह कर यहाँ एक बात जिक्र करना जरूरी है कि जब वो घायल अवस्था में थे तो उनके बीच से अंग्रेजों के
के बीच से निकल गए तथा जब वो उनका वो हाथ काटने की हाथ में जहरीले पदार्थ की सॉरी हाथ में गोली लगने की वजह से उनके हाथ में जहर फैल रहा था, जिसके कारण उन्होंने अपना हाथ काट लिया था। और उसके बाद ही कुछ समय बाद उनकी आगे चलकर मृत्यु हुई। उसके बाद उनके भाई कुंवर सिंह कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने विद्रोह का संचालन किया, किंतु अंततः इस समूचे क्षेत्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार यह विद्रोह अपने उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति में सफल नहीं हो सका। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के उपरांत व्यापक रूप से अत्याचार किया। अब हम बनारस एवं इलाहाबाद के बारे में जानेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विद्रोह का दमन करने के लिए कैनिंग ने जनरल जेम्स नील को एक सुसज्जित सेना लेकर भेजा। उसने बनारस पहुंच कर नगर पर अधिकार कर लिया। नील ने भारतीय सैनिकों को तोपों से उड़वा दिया। अनेक निरपराध पुरुष बच्चों को कत्ल करवा दिया। बनारस के उपरांत नील इलाहाबाद की ओर आगे बढ़ा। इलाहाबाद पर उसने आसानी से अधिकार कर लिया। इलाहाबाद के चौक बाजार में इमली और नीम के वृक्षों पर उसने सैकड़ों लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। जेम्स नील 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला सेनापतियों में सर्वाधिक क्रूर सेनापति सिद्ध हुआ। अब हम देखेंगे कि इस घटनाक्रम में कंपनी का रिस्पॉन्स क्या रहा। कंपनी के रिस्पॉन्स के अंतर्गत हम इसे हिंदी में न ट्रांसलेट करते हुए इंग्लिश में ही आपको बताएंगे या समझने की कोशिश करेंगे। It brought reinforcement from England, passes new law so that the rebels could be convicted with ease, and then moved into the storm centers of the revolt. Not only the police and military personnel but ordinary Britons were empowered to punish the Indians suspected of rebellion. Rebellion had only one punishment: death. Delhi was recaptured from the rebel force after 4 months in September 1857. The last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. His sons were shot dead before his eyes. He and his wife Begum Jinnat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Jafar died in the Rangoon jail in November 1862. The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down. After that, people continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive force of popular rebellion. They used not only military force to suppress rebellion, they also used divisive tactics. They promised landlords to give them their lost land back. Lucknow was taken in March 1858. Rani Lakshmibai was defeated and killed in June 1858. Tantia Tope escaped to the jungle of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribals and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. Just as victory against the British has earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertion. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced rewards for loyal landlords would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. Those who rebelled were told that if they submit to the British and if they had not killed any white people,
अब हम संघर्ष के असफलता के बारे में जानेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे भारतीय इस प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष में असफल हो गए। इसमें बताया जाता है कि पर्याप्त योजनागत संगठन एवं नेतृत्व का अभाव पाया गया एवं नेतृत्व के बीच एकता का भी अभाव पाया गया। अंग्रेजों के पास अधिक संसाधन थे एवं भारतीयों के पास एक समान उद्देश्य का अभाव रहा। अब हम आंदोलन के स्वरूप के बारे में जानेंगे। आंदोलन के स्वरूप के अंतर्गत हम देखते हैं कि 1857 का विद्रोह कई दशकों से शोषित, प्रताड़ित एवं उपेक्षित भारतीय जनसमूह की स्वतंत्रता प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा का प्रतीक है। इस विद्रोह के संपूर्ण घटनाक्रम पर सूक्ष्म दृष्टि डालने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत स्वतंत्रता संघर्ष था। जेम्स आउट्रम, विलियम हावर्ड रसेल, जी.बी. मैलेसन, जी.टी. गैरेट, एडवर्ड थॉमसन जैसे पाश्चात्य इतिहास के अलावा रमेशचंद्र मजूमदार, सुरेंद्रनाथ सेन, हरिशंकर चट्टोपाध्याय इत्यादि 1857 के इस विद्रोह को सैनिक द्वारा छोटे छोटे स्तर पर किए गए विद्रोह के रूप में भी व्याख्या करते हैं। इनके अनुसार इस विद्रोह में राष्ट्रीयता का भावना का सर्वदा अभाव था। वहीं दूसरी ओर विनायक दामोदर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, बेंजामिन डिज़रायली, एस.ए. रिजवी, बिपिन चंद्र जैसे इतिहासकार 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम संघर्ष की संज्ञा दी है। अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी। वस्तुतः ये साहित्यकार बौद्धिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पोषक रहे। उनका मानना है कि यह विद्रोह सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया और सैनिकों द्वारा भी लड़ा गया। 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संबंध में L.R. रिज का कथन है कि यह हिंदू मुस्लिम कट्टरपंथियों को ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। वस्तुतः इस विद्रोह के घटनाक्रम में ईसाइयत का विरोध जैसी कोई चीज नहीं थी। यद्यपि एक कारण के रूप में अंग्रेज द्वारा भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप करने को अवश्य विवेचना की जाती है। आर. होम्स जैसे इतिहासकार इस विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा। अंग्रेज स्वयं को सभ्य एवं भारतीयों को असभ्य मानते थे। उन्होंने सभ्यता और असभ्यता को निर्धारित करने वाले मापदंडों का निर्धारण नहीं किया। वस्तुतः दोनों ही पक्षों की ओर से ऐसे अनेक कृत्य किए गए जो आधुनिक मानवतावादी मूल्यों के आधार पर असभ्य कहे जा सकते थे। जेम्स नील को यह कहने में बड़ा गर्व महसूस होता था कि उसने इलाहाबाद के प्रत्येक वृक्ष पर भारतीयों को बिना मुकदमे के ही फांसी पर लटका दिया। जेम्स आउट्रम ने इस विद्रोह की प्रकृति के बारे में कहा है कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसने हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। आउट्रम का मानना है कि भारत में अंग्रेजों के आगमन से राजनीतिक और आर्थिक रूप से सर्वाधिक हानि मुसलमानों को उठानी पड़ी। इसी कारण मुसलमान ने बहादुर शाह को हिंदुस्तान का सम्राट बनाकर पुनः सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किए। अपने इस षड्यंत्र में उन्होंने असंतुष्ट हिंदू राजाओं और अधिकारियों को अपने ओर मिला लिया। ब्रिटेन के समकालीन कंजर्वेटिव दल के महत्वपूर्ण नेता बेंजामिन डिज़रायली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। उनका कहना था कि यह विद्रोह आकस्मिक न होकर सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम था।
डिज़रायली की इस विचारधारा से प्रभावित अनेक भारतीय विद्वानों ने भी इस विद्रोह के स्वरूप को राष्ट्रीय बताया है। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। वीर सावरकर ने राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले विद्वानों का मानना है कि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही समान रूप से भाग लिया। दोनों ही धर्मों के नेताओं ने विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया। अब हम इस स्वतंत्रता संघर्ष का परिणाम के बारे में जानेंगे कि आखिरकार इस स्वतंत्रता संघर्ष का परिणाम क्या हुआ। परिणाम के अंतर्गत हम देखते हैं कि कंपनी से सत्ता ब्रिटिश राजमुकुट को हो गया। महाविक्टोरिया की उद्घोषणा हो गई। धार्मिक स्वतंत्रता, सैनिकों का फिर से पुनर्गठन किया गया। पेशवा प्रणाली एवं मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। आर्थिक शोषण की शुरुआत हो गई एवं फूट डालो एवं राज्य करो की नीति का उद्भव हुआ। आधुनिक राष्ट्रवाद का भी उदय हुआ। अब हम आगे ब्रिटिश दृष्टिकोण में परिवर्तन के बारे में जानेंगे। इसके ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुसार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों के भारतीय समाज के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ गया। यद्यपि प्रारंभ से ही अंग्रेज भारत में श्वेत जातीयता की श्रेष्ठता के सिद्धांत के आधार पर अपना शासन चला रहे थे, किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनमें जाति श्रेष्ठता की भावना और भी अधिक प्रबल हो गई। अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से यह कहना प्रारंभ कर दिया कि भारतीय समाज पूर्ण रूप से रूढ़िवादी है। वह अंग्रेजों के संपर्क से मिलने वाले लाभ को प्राप्त नहीं करना चाहता। इस कारण अंग्रेज ने भारतीय समाज में सुधार के प्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ कर दिया। भारतीय जनता की आम शिकायत यह थी कि ब्रिटिश शासन के दौरान उनकी अधिक स्थिति खराब हुई। जनता का यह भी मानना था कि ब्रिटिश सरकार ने उनके धर्म संस्कृति में अनावश्यक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने सतर्क होकर ईसाई मिशनरी को खुला समर्थन देना बंद कर दिया। अब हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे हैं जो अंग्रेजी में ही हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें पहला है आफ्टरमैथ ऑफ द रिबेलियन। क्रांति के बाद की स्थिति। Following were the prominent changes that were brought about by Britishers. First, power transfer and end of company rule. The British Parliament passes a new act in 1858 and transferred the power of East India Company to British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. A member of the British Cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. He was given a council to advise him, called the India Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is
that is personal representative of the crown, and he was put under Secretary of State. Through this measure, the British government accepted direct responsibility for ruling India. Second point, Queen Proclamation. All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdom to their heir, including adopted son. However, they were made to acknowledge the British king as their sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdom as subordinates of the British crown. Third point, Act of Good Governance in India, Government of India Act 1858. The act was termed Act of Good Governance in India. Queen Victoria issued a proclamation on November 1, 1858, placing India under direct government of Crown, whereby a viceroy was appointed in India. That is end of Governor General system. Canning last Governor General became first viceroy. An executive council was providing for the Governor General viceroy. Princes were given the right to adopt a son. Abolition of doctrine of lapse. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian ruler were to hold their kingdom and subordinates of the British crown. Treaties were honored. It abolished board of control. British crown appointed body to look into political affairs of India and court of directors. Company body to look into administrative and trade functions. And instead a secretary of state were appointed. He was a member of British cabinet and directly responsible to British Parliament. Religious freedom were restored and equality treatment promised to Indian. Secretary of State was made highest authority directly responsible to Crown. Charles Wood made first Secretary of State India Council. A 50-member body was established for assisting him. It was also decided, यह नया पॉइंट है, that instead of recruiting soldier from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gorkha, Sikh and Pathans. The British decided to respect the customary religious and social practice of the people in India. The proclamation was called the Magna Carta of Indian Liberty. The British rule in India was strongest between 1858 and 1905 because of various subjective and objective factors which came into existence during this era. The feeling of nationalism in India started and grew. The act only aimed at administrative aspect, while the way India was ruled remained more or less similar to company rules. Point 4. Reduction in Indian soldier. It was decided that the proportion of Indian soldier in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. It was also decided that instead of recruiting soldiers from our Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gorkha, Sikh, Pathan. Indians were prevented to take higher rank in army. Crucial branches of army like signal, artillery, etc. were in hand of European only. They also adopted policy of divide and rule in army to counterbalance different communities, and discrimination on the basis of caste, religion and religious was practiced. It was insulted from national idea and newspapers.
Journals and nationalist publications were not allowed to reach to soldiers. Indian Army became very expensive to maintain. In 1904, it absorbed 52% of total revenue. Point 5 Policy towards princely estate. In the wake of the recent unrest, British has to reverse its earlier policy of annexing a state at every possible opportunity. Another reason for this reversal of policy was support from many princely estates to crush the revolt. In the word of Lord Canning, princely estate acting as a breakwater in storms, they were rewarded by the announcement that they will now be allowed to adopt heirs and their territorial integrity will be respected. British now saw them as useful allies. However, subordinate position of the princely estate remained. State have to acknowledge Britain as paramount power. Queen Victoria, when assumed throne, declared herself Empress of Indian subordinate subcontinent as a whole, and later Curzon also clarified that princes ruled merely as an agent of crown. As paramount power, Britain retained the power to supervise their affair, and for the purpose of resident was appointed in courts of these estates. Further, British also interfered continuously even in the day-to-day matter on name of administration, railway and communication, and so on. Point 6 Antagonism towards Muslim. The land and property of Muslim was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion, hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. However, post 1870, British started to attract Muslims to counter the national movement. It used a lot of government job to divide various communities. Point 7 Change outlook towards custom and religion. He British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India. Point 7 Policy were made to protect landlords and jamindar and give them security of right over their lands. Jamindar were held as traditional natural leaders. Jamindar also recognized that their existence is linked with the existence of British rule. Point 9 India Council Act 1861 was passed and it expanded the Council of Viceroy, and it was now also performed legislative function also, and was known as Imperial Legislative Council. It was merely an advisory body to Viceroy. अब हम ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट के बारे में जानेंगे. According to William Lee Warner in his book The Native State of India, the British policy was mainly divided into three phases: ring fence, subordinate isolation, and subordinate union. Point first, रिंग फेंस पॉलिसी और बफर स्टेट पॉलिसी 1765 से 1813 ईस्वी. ड्यूरिंग इनिशियल ईयर, प्राइम कंसर्न ऑफ द ब्रिटिश वाज defense of their boundary, as the empire was still fledgling and not strong enough to defend large territories. Maratha and Sikh were still a power to reckon with, and Mysore was also powerful state, so it adopted a policy largely based upon non-intervention. Under Warren Hastings 1773 to 85, treaties were made.
If a treaty was signed with princely state, the state was provided full autonomy in affairs of state. This was exemplified, for instance, in Clive's decision not to annex Oudh and Delhi in 1765 after the Battle of Buxar, or the decision of Cornwallis and Barlow to return many conquered areas to Indian rulers in the peace treaties signed after the Battle of 1802 and 1804. However, Wolseley was more aggressive with his policy of subsidiary alliance, but authority of treaty state was still respected. Point 2. Policy of subordinate isolation. Successor of ये 1830 1813 1857 successor of Wellesley were more aggressive. States were deemed as subordinate, as many wars were won, in a marked shift from earlier policy of treaties them on equal footing. They were treated as subordinate. Under the policy, a state could not declare war, establish relation with the other state, or employ European without explicit British permission. Many of them signed treaty with the British which regulate the size of their armed forces, and several native states had British force stationed within their territory. This policy was reflected in doctrine of lapse, subsidiary alliance, etc. The War of Lord Hastings opened a new epoch in the relation of East India Company with the Indian state, and annexation of state became rampant. Thought treaties professed isolation of state. Practically, they were annexed. Point 3. Policy of Subordinate Union 1858 to 1935. The mutiny was a turning point in the history of relation of British with Indian. It alarmed British of its policy of annexation and isolation of state. Policy of annexation was given up. After the Queen proclamation, the state of Practically state changed, and they were made part of the British Empire, and this also allowed Government of India to interfere into the matter of state in their own welfare, unlike on complete isolation policy earlier. It was in pursuance of this policy that Chamber of Princes was created in 1921, which constituted 120 princes. This further reaffirmed the abandoning of old British policy of isolating the princely state from each other and outside world. Butler Committee also reaffirmed the paramountcy of Crown, and 1935 Act made provision for representative of princely state in the Federal Assembly. Point 4. Policy of equal federation. The policy was followed in theory after 1935 onwards. However, in practice, the princely were largely subordinate. अब हम वायसराय के बारे में जानेंगे। ये भी इंग्लिश में ही व्याख्या की गई है। लेटर वायसराय. Lord Layton 1876 and 1880 was termed as a reactionary viceroy for his ill-designed policy and conservative outlook. He reduced age for civil service from 18 to 19. This causes much resentment among Indians. Vernacular Press Act 1878 curbed the press freedom of local newspaper. Arms Act 1878 80 made it compulsory for Indian however European were exempted under bracket
to hold a license to carry arms. It was also resented. He also jumped into Afghan war (Second Anglo-Afghan War). It was objected as Indian resources was employed and there was no vested interest of India in war. He also held a grand Delhi Darbar while country was mired in famine. He organized lavish darbar in 1877. This is one of the major criticisms of Latin for his mishandling of the famine. Lord Ripon, 1880 to 1884, repealed Vernacular Press Act and Arms Act. He also gave a autonomy to local bodies called Father of Indian Local Self-Governance. Libert Bill, Ilbert Bill was also presented during his time. Lord Curzon, 1899 to 1905. He is also termed as reactionary viceroy like Clayton. Official Secretary Act 1904 and Partition of Bengal 1905 was some of the most unpopular steps during his time. Bengal Municipalities Act was also passed during his time, and under the municipality of Bengal was brought under the rule of the British, and its autonomy was taken away which was given during time of Ripon. He inaugurated a new province. He also held Delhi Darbar, and like his predecessor Lytton, this time also the country was mired in famine and he was criticized for it. He was enacted the Police Act. This led to formation of CID. He is credited with reorganization of Indian police and lowering of tax on peasant and protection of peasant against eviction. Department of Agriculture and Agriculture Research Institute were started by him. He also started Archaeology Department and Imperial Library at Calcutta. Lord Hardinge, 19010 to 19060, is remembered for the annulment of the partition of Bengal in 1911. Other points are held in Darbar in December 1911 to celebrate the coronation of King George V. Capital shifted from Calcutta to Delhi 1911. A bomb was thrown at him, but he escaped unhurt. December 23, 1912, Gandhiji came back to India from South Africa in 1915. Annie Besant announced the Home Rule movement. That's it. यहाँ पर हमने देखा कि कैसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भारत में गुजरा, जो कि हमारे अगले स्वतंत्रता आंदोलन की एक नींव के रूप में सामने आया है, जिसके द्वारा हम आगे चलकर कई सारे आंदोलनों की भूमिका को देखेंगे तथा यहाँ आगे में इस आंदोलन से ही सीख लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से आंदोलन करते रहेंगे, जिसकी जिक्र हम आगे भी करेंगे।